नमस्कार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम आपके लिए लाए हैं जैक बोर्ड द्वारा जारी मॉडल क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव टाइप कक्षा 10 की गणित विषय का। इसमें हम लोग इसके सेक्शन सी वाले पार्ट के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले इसका सेक्शन ए और सेक्शन बी वाला जो क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है उसे हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो ऑब्जेक्टिव पेपर वाला भी लिंक आपको यहीं पर मिल जाएगा। अब चलते हैं सेक्शन सी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। तो सबसे पहले आप इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, वीडियो को थोड़ा पॉज करके, ओके, ताकि हम लोग एक साथ ही सारे क्वेश्चन एक एक करके वहां सॉल्व करें और हमें बार बार इस क्वेश्चन को दिखाना ना पड़े। राइट, तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 के सॉल्यूशन पे चलेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 के सॉल्यूशन पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो 15 वाला, वो है आपका द्विघात समीकरण से। राइट, सो क्वेश्चन नंबर 15। तो द्विघात समीकरण का जो क्वेश्चन है कह रहा है कि द्विघात समीकरण है हमारा 4x² माइनस 4√3x प्लस 3 बराबर 0 दिया हुआ है ना। यह दिया गया द्विघात समीकरण है। यह दिया गया द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब उसके बाद इसका हमको क्या निकालना है? सबसे पहले इसका विविक्तीकरण निकालना है, जिसे d से लिखा जाता है, दैट मीन्स b² माइनस 4ac। इसका मान क्या होगा? b की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? -4√3 और इसका स्क्वायर -4 इंटू a कितना है? 4 इंटू c कितना है? 3। सो दिस विल इक्वल्स टू, यह किसके बराबर होगा? 4 चौक 16 और 16 तियां 48, माइनस 4 चौक 16 तियां 48, इधर भी आएगा 48 माइनस 48 बराबर क्या आएगा? 0। सो डी का मान जो आपके सामने आया वो क्या आया? 0 आया। अब दूसरे वाले भाग में इसका क्या कह रहा है कि इसके मूलों की प्रकृति बताइए। मूलों की प्रकृति कैसे बताएंगे? तो हमें पता है, क्योंकि यहाँ लिखेंगे क्योंकि डी बराबर क्या मिल गया? डी बराबर 0 है, इसलिए इसलिए इसके मूल क्या बनेंगे? इसलिए इसके मूल इसके मूल कैसे बनेंगे? इसके मूल वास्तविक एवं समान है। इसके मूल वास्तविक एवं समान है, फुल स्टॉप। ये इसका दूसरा वाला पार्ट हो गया। अब इसका हम लोग सेक्शन सी वाला पार्ट करने वाले हैं। सी वाले पार्ट में देखिए क्या निकालना है। अब मूल वास्तविक एवं समान है, दैट मीन्स कि इनका जो है मूलों का अस्तित्व है। अब वो मूल क्या है? तो यहाँ लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से द्विघाती सूत्र से क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस रूट में d लिखा जाता है, यानी b² माइनस 4ac और बाई में 2a। सो बराबर, या फिर यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर -b माइनस क्या होगा? 4√3, वो भी माइनस का। राइट, फिर प्लस माइनस रूट के अंदर में 0 आ जाएगा और बट्टे में 2 इंटू ए का मान कितना है? 4 है, बराबर यहाँ से x का मान क्या मिल जाएगा? x बराबर माइनस इंटू माइनस 4√3, तो हो जाएगा 4√3 और बटे में 4 दूनी 8। ये बराबर, इसे क्या लिख सकते हो? या फिर x बराबर यहाँ से 4 से कटेगा ये 2 बार में, तो क्या बनेगा? √3/2 कॉमा √3/2, इसके ये दोनों मान हो जाएंगे x के। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है और इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन अब हम लोग यहाँ देखेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये आपका थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, जिसे हमें प्रूफ करना है। तो आप सभी जानते हैं, फिर भी हम इसे बनाने चल रहे हैं। तो एक त्रिभुज दिया हुआ है आपके सामने। सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। दिया हुआ है एक त्रिभुज,
इसका नाम है ABC, कुछ हम लोग मान लेंगे इस तरीके से। जैसा आप देख पा रहे हैं फिगर में हम बना रहे हैं, ये है त्रिभुज AB और C, राइट। अब हमें क्या करना है, इस त्रिभुज की भुजा BC के समांतर एक रेखा हम लोग इस तरीके से खींच ले रहे हैं जिसका नाम है DE, राइट। ये जो भुजा DE है, अब क्या करेंगे, इस बात को हम लोग लिखने वाले हैं। इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है ना, दिया है एक त्रिभुज ABC है ना, जिसमें जिसमें क्या दिया है, जिसमें DE पैरेलल BC है, जिसमें DE पैरेलल BC है, यानी DE समांतर BC है। ये बातें दी हुई हैं। अब हम लोगों को क्या दिखाना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ना। क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ पे हमें दिखाना है कि ये जो भुजा DE है, ये AB और AC भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। मतलब कि AD बटे DB, AD बटे DP बराबर AE और बटे में EC, ये हमें दिखाना है। ठीक है। अब हम लोग इसके लिए आगे बढ़ने से पहले क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसको शुरू करने के लिए इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यानी कुछ रचना करनी पड़ेगी। तो चलिए रचना करते हैं। तो रचना के लिए सबसे पहली रचना है, हम लोगों को क्या करनी पड़ेगी, बिंदु B को E से जोड़ देना होगा, राइट, इस तरीके से। और बिंदु C को D से जोड़ देना होगा, इस तरह से, राइट। एक तो ये रचना हो गई, और दूसरी रचना ये होगी कि हमको जो है यहाँ पे बिंदु D से भुजा AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, और इसका नाम हम लोग हम लिख देते हैं। और बिंदु E से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए आप लोग, इस तरीके से, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फिगर में। यहाँ पे ये 90 डिग्री है, और ये है आपका बिंदु N, राइट। तो अब इस रचना को आप लोग यहाँ पर लिखेंगे भी रचना वाले चरण में, है ना। तो यहाँ पे रचना ऐसे करके लिखेंगे। पहली रचना आपने क्या की कि पहली रचना में लिखा हमने बिंदु B को E से, बिंदु B को E से तथा बिंदु C को D से मिलाया। ठीक है। उसके बाद दूसरी रचना आपने क्या करी, दूसरी रचना में हमने किया हुआ है कि DM परपेंडिकुलर, DM लंब किस पे खींचा है, AC, तथा EN लंब AB खींचा। ठीक है, इतना काम हमने किया, और ये रचना वाले सारे स्टेप्स हमने लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे, अब, है ना, अब क्या निकालने वाले हैं, एरिया निकालने वाले हैं। एरिया किसका, ट्रायंगल ADE का, ADE का एरिया क्या होता है, 1/2 गुणे आधार, ये फॉर्मूला लगाएंगे, आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इस फॉर्मूले में अब हम लोग एरिया ऑफ ADE लिखेंगे। तो क्या लिख देंगे, इसका आधार कितना है, तो लिखेंगे 1/2 गुणे आधार है हमारा, इसका एक बार लेंगे AD, और फिर ऊंचाई क्या ले ली जाएगी इसकी, EN, राइट। आप फिगर में इन सभी नामों को देखते रहिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हमने एरिया ऑफ निकालना है, किसका एरिया निकालना है, त्रिभुज BDE का, BDE का एरिया 1/2 गुणे आधार, आधार इसका क्या बनेगा, तो इसका आधार बन जाएगा DB इंटू ऊंचाई क्या बन जाएगी, तो इसकी ऊंचाई भी बनेगी EN, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों से इनका अनुपात निकालने वाले हैं, है ना। तो अब हम लोग यहाँ बगल में लिखते हैं। अब हम लोग अतः यहाँ लिखेंगे, अतः हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ, ऊपर में ADE और बटे में एरिया ऑफ, नीचे में क्या लिखा है, BDE,
BDE, राइट। ये क्या बनेगा, ये है 1/2 गुणे आधार कितना है AD और इनटू में EN और बटे में नीचे वाले में क्या बन जाएगा 1/2 गुणे आधार है DB और इनटू में EN। आप देख पा रहे होंगे EN और EN ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 से डिवाइड हो जाएगा, बराबर में क्या बन जाएगा एरिया ऑफ ADE और बटे में एरिया ऑफ BDE। ठीक है, ये क्या बनेगा आपका बचेगा AD और बटे में DB। इसे हम समीकरण नंबर 1 कह लेंगे। ठीक है, जिस तरीके से हमने ये अनुपात निकाला हुआ है उसी तरीके से आप त्रिभुज में देखिए, फिर से एक ऊपर वाला एरिया ADE ही लेंगे और नीचे वाला जो त्रिभुज है BDE की तरह ही अब हम लोग त्रिभुज ले लेंगे DEC, राइट। तो अब लिखेंगे इसी तरह क्या लिखेंगे एरिया ऑफ ADE, इसी तरह एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ किसका एरिया DEC वाले त्रिभुज का DEC, इसका एरिया क्या निकल के आएगा, तो जैसे यहाँ पे AD बाई DB आया था तो वैसे ही यहाँ पे आएगा AE बाई EC और इसे हम लोग समीकरण नंबर 2 कह लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इधर हम लोग लिखने चल रहे हैं। अब इसके बाद अब हम लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC एक ही आधार कौन सा आधार है, इनका आधार है आप यहाँ देख पा रहे हैं DE, एक ही आधार DE, आप पिक्चर में इस चीज को देखते रहिए, एक ही आधार DE तथा एक ही समांतर रेखाओं कौन कौन सी समांतर रेखाओं DE और BC के बीच DE और BC के बीच स्थित हैं, इसलिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए लिख सकते हैं एरिया ऑफ DEC बराबर एरिया ऑफ क्या लिखेंगे ADE, है ना, सॉरी ADE नहीं BDE। ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ये क्लास 9 की एक थ्योरम है और इस लाइन को आप जरूर मेंशन करिएगा, नहीं तो क्या होगा आपका नंबर कट जाएगा अगर आप डायरेक्ट लिखते हैं तो। ये आप समीकरण नंबर 3 कह लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि जैसे ही इस रिजल्ट का यूज समीकरण 3 का यूज हम कहाँ कर लेते हैं, 1 और 2 समीकरण में कर लेंगे तो हमको आप रिजल्ट सामने मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अब समीकरण 1, 2 व 3 से, ठीक है, इन तीनों समीकरणों को एक साथ कंबाइंड करेंगे तो हमको मिलेगा, देखिए 3 का रिजल्ट 3 नंबर का यूज 1 और 2 में करेंगे तो पहले और दूसरे समीकरण के बाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे, इसलिए दाहिने पक्ष उनके अपने आप बराबर होंगे। तो इसलिए लिखा गया समीकरण 1, 2 व 3 से क्या हो जाएगा AD बटे DB बराबर किसके आएगा AE बटे EC, राइट। और यही आपको दिखाना था और इसे ही बोला जाता है थेल्स प्रमेय। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17, ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे।
17 नंबर का, राइट। इसमें कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाने वाले हैं। दिया हुआ है एक केबल टावर है, तो ये रहा हमारा केबल टावर। और एक आपको दिया हुआ है क्या, एक ऊंचा भवन है जिसकी ऊंचाई दी हुई है 7 मीटर। तो ये देखिए हमने एक ऊंचा भवन बना लिया है ए बी, जिसका नाम है, इसको हमने यहाँ लिख दिया भवन, जिसकी ऊंचाई है 7 मीटर। और ये हमारा है केबल टावर, ये है आपका केबल टावर। ठीक है, तो केबल टावर, इसको हमने नाम दे दिया है सी डी, राइट। अब यहाँ से इनकी क्षैतिज रेखाएं हम लोग बना देते हैं। तो ये क्षैतिज रेखा ए से सी को जोड़ दिए, तो जमीन वाली क्षैतिज रेखा हो गई। और बिंदु बी से ही एक क्षैतिज रेखा के समांतर रेखा बनाएंगे, जो कि केबल टावर को जिस जगह काटती है उसको हमने ई नाम दे दिया। ठीक है, अब इस तरीके से आपको ए बी सी और ई एक आयत वाली डिजाइन दिख रही होगी। इसका मतलब है यहाँ से ए बी बराबर सी ई होगा और ए सी बराबर ई बी होने वाला है। ठीक है ना, आगे हम लोग इस चीज को लिख देंगे, पहले पिक्चर को कंप्लीट करते हैं। आगे कह रहा है बिंदु बी जो है वो आपके भवन का शीर्ष है ना, शीर्ष या शिखर है। तो कह रहा है कि इस शिखर से जो केबल टावर का शिखर है उसका उन्नयन कोण आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से ये बन रहा है। ये कितना है आपका, ये है हमारा 60 डिग्री। और इसी बिंदु बी से यानी भवन के शिखर से केबल टावर के पाद बिंदु का जो अवनमन कोण है वो आपका दिया हुआ है कितना, 45 डिग्री। यानी ये वाला जो कोण है ये है आपका 45 डिग्री। चूंकि सी डी और ए बी दोनों समांतर रेखाएं हैं, इसलिए बी सी जो है इसकी क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखा। और ये कोण आपस में एकांतर कोण हो जाएंगे, है ना। इसलिए ये वाला एंगल भी कितना बन जाएगा, 45 डिग्री बन जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या चीज है, जो चीजें हैं जैसे भवन है, यहाँ लिखेंगे चित्र में, लिखेंगे चित्र में ए बी क्या है हमारा, ये है भवन, है ना। ए बी भवन है तथा सी डी क्या है हमारा, केबल टावर है, केबल टावर है, केबल टावर है। ठीक है, यहाँ यहाँ ए बी बराबर क्या है, ई सी, तथा और क्या चीज है, ए सी बराबर बीई है, ए सी बराबर बीई है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आयताकार डिजाइन है इसलिए। अब आगे लिखते हैं त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, है ना। क्या करेंगे, हम लगा देते हैं tan 45 डिग्री, है ना, tan 45 अंश। तो ये किसके बराबर होगा, लंब बटे आधार, लंब मतलब ए बी बटे आधार कितना है, ए सी। tan 45 का मान होता है 1 बराबर ए बी बटे ए सी। तो यहाँ से ए सी बराबर क्या बन जाएगा, ए सी बराबर ए बी, और ए बी का मान है 7 मीटर। तो ए सी की वैल्यू आ गई 7 मीटर, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी ए सी का मान 7 मीटर आ गया, और ए सी जो है किसके बराबर है, बीई के बराबर है। यानी हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि बीई भी किसका कितना होगा, 7 मीटर हो जाएगा, राइट। और देखो सीई किसके बराबर है, ए बी के, इसलिए ये भी आपका 7 मीटर बनेगा, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से पुनः लिखेंगे, पुनः त्रिभुज कौन सा, बी डी ई में, बी डी ई में, है ना। क्या लगाएंगे, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। तो क्या लिखा जाएगा, ये लंब बटे आधार, लंब है हमारा डीई, डीई बटे में आधार कितना है हमारा, बीई, बीई की लंबाई कितनी है, 7 मीटर है। अब यहाँ से हम लोग आगे इधर लिखते हैं, सो दिस इम्प्लाइज दैट tan 60 का मान होता है स्क्वायर रूट में 3 बराबर डीई, डीई को लिखेंगे डीई, और ये है नीचे में इसकी वैल्यू 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो डीई का मान क्या आ जाएगा, 7
रूट में 3, राइट। तो या फिर यहाँ से अब देखिए डीई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सी डी माइनस ई सी या सीई, सी डी माइनस सीई, राइट, बराबर 7√3। और सीई का मान आप देख पाएंगे, सीई या ईसी इसका मान है ए बी के बराबर यानी 7 मीटर है। सो यहाँ से सी डी बराबर हो जाएगा 7√3 प्लस 7, ठीक। या फिर दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से सी डी क्या है, आपके केबल टावर की ऊंचाई है, जो कि हो जाएगी 7 कॉमन लेने पे √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। यही आपके केबल टावर की ऊंचाई है। तो यहाँ लिखेंगे अतः केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई, इस चीज को भी आप लिख देंगे तो आपका आंसर बहुत ही बेहतर माना जाएगा। केबल टावर की ऊंचाई कितना है, 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर है, ठीक। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जिसे हम लोग इस तरफ बनाने वाले हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, राइट, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता, धारिता मतलब होता है आयतन, ज्ञात कीजिए, राइट। तो सबसे पहले हम लोग गिलास बना लेते हैं। तो गिलास हमारा कुछ ऐसे दिखता है, सभी को पता होना चाहिए कि ये रहा हमारा गिलास का डिजाइन, है ना। और गिलास का डिजाइन कुछ शंकु के छिन्नक के डिजाइन का होता है। और ये रहा इसकी आधार की, ये है त्रिज्या, और ये है ऊपर वाले वृत्ताकार डिजाइन को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है ना। और ये रहा, अब जो है यहाँ पे ये बड़े वाली जो वृत्ताकार डिजाइन है, यानी कि ये बड़ी वाली त्रिज्या, इसे हम R1 अगर कह दें, तो ये है आपकी, देखो व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो ये त्रिज्या बन जाएगी 2 सेंटीमीटर। और छोटी वाली को R2 से अगर लिखा जाए तो R2 बराबर ये क्या बन जाएगी, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका व्यास है 2 सेंटीमीटर, राइट। और आगे आपसे कह रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है, किसकी, इस शंकु छिन्नक की जो ऊंचाई है यानी h, वो कितनी है, वो है आपकी 14 सेंटीमीटर दी हुई है, राइट। तो अब हमें इस गिलास का की धारिता निकालनी, यानी तो लिखेंगे गिलास की धारिता, क्या लिखेंगे, गिलास की धारिता बराबर क्या होगा, शंकु छिन्नक का आयतन, ठीक है, शंकु छिन्नक का आयतन। और शंकु छिन्नक का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, राइट है, इतना होता है। अब क्या करेंगे, बराबर 1/3 इंटू पाई का मान लिखेंगे 22/7, इंटू में h का मान क्या लिखेंगे 14, इंटू में R1 है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 2 1 के 2 हो जाएगा, राइट। बराबर में 1/3, यहाँ से 7 से ये डिवाइड हो जाएगा कितनी बार में, 2 बार में, और 4 प्लस 1 5 और 2 7, यानी इंटू 22 इंटू में 2 इंटू में 7, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 इंटू 22 गुणे 14, और बराबर ये आ जाएगा, 22 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 308 आएगा, और बटे में 3 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 308/3 क्यूबिक सेंटीमीटर। या फिर इसे और सरल तरीके से लिख सकते हो भाग दे करके, तो क्या बन जाएगा 10, 3 दूनी 6, 102, है ना, सही 102 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर बन जाएगा, राइट है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर
18 कंप्लीट हो गया, राइट। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा सांख्यिकी का क्वेश्चन, राइट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो आंकड़े दिए हुए हैं उनको हम लोग लिखते हैं। दिया हुआ है वर्ग अंतराल, क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल, है ना, जिसे क्लास इंटरवल कहा जाता है। इस तरीके से हम लोग इस टेबल को ऐसे बना लेते हैं जहां तक जरूरत पड़ेगी। और एक जगह दिया हुआ है बारंबारता, बारंबारता फ्रीक्वेंसी, इसे लिखा जाता है एफ आई से। क्या किसे लिखा जाएगा, एफ आई बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग इन सब चीज़ों को यहाँ मेंशन करने वाले हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं, ये जो बारंबारताएं हमारी दी हुई हैं वो दी हुई हैं 100 से 150, 150 से लेकर के 200, 200 से लेकर के 250, 250 से लेकर के 300 और 300 से लेकर के 350 तक ये आपके आंकड़े दिए हुए हैं, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनकी बारंबारताएं लिखते हैं। तो पहले की बारंबारता 4 है, इसकी बारंबारता 5 है, इसकी बारंबारता 12 है, इसकी है 2 और इस वाले की भी है 2, राइट। अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, वर्ग चिन्ह निकालते हैं जिसे एक्स आई से लिखा जाता है, एक्स आई, ठीक है। ये क्या है, मध्य बिंदु होते हैं। किसके मध्य बिंदु है, जो वर्ग अंतराल होता है उसका मध्य बिंदु है। तो 100 और 150 मध्य बिंदु निकालने के लिए 100 निम्न सीमा है, 150 उच्च सीमा है, दोनों को जोड़ के उनका आधा कर देंगे तो कितना आएगा, 125 आ जाएगा। अब जो इसकी क्लास लेंथ है यानी वर्ग माप है उस कितनी है, 50 है, तो इसमें 50 ऐड करते चले जाएंगे, सबका अगले अगले का जो मध्य बिंदु है वो आ जाएगा, या यूं कह लो कि एक्साइज की वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो अगला क्या आ जाएगा, 50 जोड़ेंगे तो 175, फिर 50 जोड़ देंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, ये 225, फिर 50 जोड़ देंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, ये अगला जैसे ही हम लोग 50 इसमें ऐड करेंगे 225 और ये हो जाएगा 275, है ना, 275, फिर 50 इसमें जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 325, 325, राइट। इस तरीके से हमारे एक्साइज की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक एज्यूम्ड मीन कंसीडर करते हैं, यानी कल्पित माध्य, जिसे हमने 225 को आप किसी एक नंबर को ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे हमने क्या ले लिया है, अपना कल्पित माध्य यानी ए का मान ले लिया है, राइट। तो अब हम लोग क्या वैल्यू निकले लिखने वाले हैं, अब हम लोग निकालेंगे एक्साइज माइनस ए, राइट। तो एक्साई में से ए को कम करेंगे, घटाएंगे, तो जितना मान आता रहेगा वो हम लोग यहाँ नोट डाउन करेंगे। तो चलिए, एक्साई 125 है, 125 में से 225 घटाइएगा तो माइनस का क्या आएगा, 100, इसको घटाएंगे तो माइनस का क्या आएगा, 50, इसको घटा देंगे इसी में से तो 0 आ जाएगा। फिर क्या, 275 में से 225 घट जाएगा तो कितना आएगा, ये बन जाएगा 50, और 325 में से 225 घटाइए तो आ जाएगा 100, ठीक है। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले यू आई निकालते हैं। यू आई का मतलब होता है एक्स आई माइनस ए, और इसको भाग लगा दिया जाता है क्लास लेंथ यानी एच से, एच से भाग लगा देंगे और जितना आएगा उसको फिर हम लोग इस नई वाली टेबल में या कॉलम में लिख लेते हैं। तो 100 को भाग लगाएंगे 50 से, माइनस 100 को, तो क्या बनने वाला है, माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, राइट। अब हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है एफ आई और यू आई की वैल्यू निकालनी है, राइट। इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एफ आई कहाँ दिख रही है, 4 है, तो 4 इंटू माइनस 2 तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8, 5 इंटू माइनस 1 माइनस का 5, फिर 12 को 0 से करेंगे तो 0, फिर 2 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 2, फिर 2 को 2 से तो हो जाएगा 4। अब हमको क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई यू आई यानी इन सभी का योगफल चाहिए। तो -8 -5 13 हो जाएगा, और 2 4 6, -13 प्लस का 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा, राइट। और हमको क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई भी चाहिए। तो सिग्मा एफ आई कितना होगा, 5 4 9 12 9 कितना हो जाएगा, 9 2 11 21, 21 4 25 हो जाएगा, ये टोटल आया 25।
अब हम लोग क्या लिखेंगे, अतः माध्य बराबर क्या बनता है, माध्य को किससे लिखा जाता है, x बार से क्या होता है, एज्यूम्ड मीन a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई, और इनटू में क्या कर देते हैं, इनटू में h क्लास लेंथ। तो a का मान कितना था यहाँ से देख करके आप बता सकते हैं, 225, यही हमारा एज्यूम्ड मीन था, 225 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया हुआ है, माइनस का 7, और बटे में क्या था, एफ आई का समेसन 25 इंटू एच की वैल्यू कितनी है, 50 बराबर 225। अब ये 7 से देखो, 25 के 25, 25 दूनी 50, राइट। तो ये बन जाएगा 7 दूनी 14 माइनस का 14। अब ये देखो 225 में से 14 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 211। ये आपका x बार यानी कि माध्य का मान आ गया 211, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने इस वीडियो में देखा कि जो जैक का जो सेक्शन सी वाला पार्ट था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, कक्षा 10 की गणित वाला, उसको हमने इस वीडियो में पूरा कंप्लीटली सॉल्व करके आपके सामने दिखाया। आप इसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। कोशिश करिए आप अपने शब्दों में इन चीज़ों को इस तरीके से लिखने की कोशिश करिएगा, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, तो जल्द ही मिलेंगे। अब आगे के वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।